हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। अपने यूट्यूब चैनल पे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या है कि हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे पॉलिटी में नहीं है, बट कहाँ दो आर्टिकल हैं जो रेफरेंस देते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसा होगा ये नहीं है, दो आर्टिकल हैं जो ये रेफरेंस देते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और वो कैसा होगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखिए, इंडिया एडॉप्ट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। द सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाई द चीफ मिनिस्टर। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेड बाई चीफ मिनिस्टर होगा। मतलब देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ऐसा हमारे पास कुछ आर्टिकल मिलता है। ठीक है, सर्व एज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने सेंट्रल लेवल पे भी देखा था कि जो हमारे पीएम है वो हमारे सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वो डिसीजन पूरा कौन लेता है? सीएम लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल लेवल पे पीएम, स्टेट लेवल पे सीएम, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नर। क्लियर है? तो डिफैक्टो, डिजॉर, दो टर्म हमने देखा था, वैसी बातें हैं। फंक्शनिंग ऑन प्रिंसिपल सिमिलर टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बता दिया मैंने। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर स्टेट गवर्नेंस इज प्राइमरली लेड आउट इन आर्टिकल 163 एंड 164। क्लियर है? आर्टिकल 163 और 164 ये बताते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और उसका अपॉइंटमेंट वगैरह कैसा होगा, ये बातें बताते हैं। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है इसमें। Establish the structure and power of the state executive। क्लियर है? ये बताता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव का और क्या क्या उनके पास पावर फंक्शन होंगे, ये यहां से हमने डिराइव किया है। क्लियर है? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ऐसे याद रखो। कोर प्रिंसिपल क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज हेड शैल एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन ऑल एग्जीक्यूटिव मैटर। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, किसके लिए? एड एंड एडवाइस के लिए। किसके? गवर्नर के। ठीक है, सारे एग्जीक्यूटिव मैटर में। गवर्नर्स डिस्क्रिशन, अब ये डिस्क्रिशन क्या है? गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का अगर यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या गवर्नर के पास अपना डिस्क्रिशनरी पावर है? तो हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, और ये अगर डिस्क्रिशनरी पावर का अगर यूज करना चाहे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में या कैसा भी, तो उससे कोई उनको रोक नहीं सकता। और इनके डिस्क्रिशन के अंदर लिए गए पावर में अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो हमेशा गवर्नर ऊपर है, क्योंकि स्टेट में सबसे ऊपर कौन है? गवर्नर है। ये आप याद रखिए। तो इनके डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ना ही उसको कोर्ट में पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए, एक्सेप्शन एग्जिस्ट फॉर द मैटर्स वेयर द गवर्नर मस्ट एक्ट इन हिज हर डिस्क्रिशन एज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ये याद रखना कि वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस के लिए तो है, लेकिन उनका अपना पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर भी है। फाइनल अथॉरिटी क्या है? इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस ऑन डिस्क्रिशनरी पावर, द गवर्नर्स डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। क्लियर है? मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वो अपने डिस्क्रिशन पे कोई डिसीजन लेते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म होता है उनके डिसीजन से, डिस्क्रिशनरी पावर से, तो अगर डिस्प्यूट के दायरे में वो आ जाता है, जैसे मान लो डिस्प्यूट हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उन्हें डिसीजन नहीं लिया या उनसे कंसल्ट नहीं किया, तो ये ऐसा कैसे कर लिया उनने, तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो उसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा? गवर्नर ने जो डिसीजन लिया है वो हमेशा बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसे याद रखो, और वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं। आर्टिकल 164 है अपॉइंटमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो गवर्नर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी एक बात याद रखना है कि गवर्नर पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं कि बताइए मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। तो फिर चीफ मिनिस्टर इसमें बताते हैं कि देखिए साहब, हमें ये मिनिस्टर चाहिए, और फिर वो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। क्लियर है? मतलब पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा, मतलब उनके एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे। ऐसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, मिनिस्टर्स के लिए क्या है? तो मिनिस्टर जनरली मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर नहीं है तो किसी भी, मतलब किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का। लेकिन अगर कोई नहीं है तो क्या वो अपॉइंट हो सकता है? तो हाँ, वो हो सकता है।
कैसे? पहले अपॉइंट करवा देंगे चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोल के, और देन उनके पास 6 महीने का समय है कि वो हाउस की मेंबरशिप ले आए। अगर 6 महीने में मेंबरशिप नहीं ले आते हैं तो उनका ये कुर्सी चला जाएगा। क्लियर है? मतलब 6 महीने के अंदर उनको या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप लाना होगा। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड ऑन सीएम्स एडवाइस। अदर मिनिस्टर्स को भी कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे करते हैं? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। स्पेशल प्रोविजन क्या है? ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर मैंडेटरी इन छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और ओडिशा। क्लियर है? पहले ये झारखंड नहीं बिहार था, पर 2006 में 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैं लिख दे रहा हूं आप ध्यान रखना, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 लाया गया, और इसमें यह बोल दिया गया कि चूंकि बिहार से झारखंड अलग हो चुका था और वहां पर स्थितियां ऐसी थी कि अब ट्राइब्स बचे ही नहीं, मतलब सारे ट्राइब्स, लगभग सारे ट्राइब्स झारखंड को चले गए, तो अब वहां पे ट्राइबल मिनिस्टर क्यों बनाया जाए? तो ऐसी व्यवस्था में क्या किया गया कि बोल दिया गया गवर्नर को, मतलब ये चेंज कर दिया गया कि अब झारखंड के लिए ट्राइबल मिनिस्टर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर कहां कहां अपॉइंट होते हैं? तो पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा एमपी और चौथा ओडिशा। ये चारों याद रखना। हो सकता है कि ऑप्शन ऐसा आ जाए कि कहां पर ट्राइबल मिनिस्टर या ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नहीं होते हैं, इसमें आप फंस जाओगे। तो ये याद रखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, ओडिशा 4 ही राज्य हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइज रेस्ट्रिक्शन, अब आप देखिए, पहले क्या होता था कि कई बार लोग पार्टी बदल के आते थे, किस लिए? कि मिनिस्टर बना दो या मिनिस्टर बनने के लिए। अब मिनिस्ट्री फिक्स है ही नहीं, कितने भी मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, एक तो सरकार पर बर्डन बढ़ेगा, दूसरा चीज क्या है, इसके चक्कर में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि 91वां संविधान संशोधन किया जाता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है? और इसमें बोल दिया गया कि मिनिस्ट्री जो है वो 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है, उसके स्ट्रेंथ का सिर्फ 15% ही मिनिस्टर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सीएम। ये याद रखना कि इस 15% में ही जो मिनिस्टर्स हैं वो सीएम भी आते हैं। क्लियर है? मिनिमम कितने होंगे? तो 12 मिनिस्टर्स होंगे, ये याद रख लीजिए, पूछा जाएगा। मैक्सिमम कितने? 15%, मिनिमम कितने? 12 मिनिस्टर। और 91वें संविधान संशोधन से ये व्यवस्था लाया गया, ये 2003 से। डिस्क्वालिफिकेशन रूल देखिए, अ लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेजर। क्लियर है? दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि कोई भी मिनिस्टर वही बनेगा जो कभी डिफेक्शन में नहीं गया हो। मतलब अगर कोई पर्सन डिफेक्शन में, मतलब दल बदल में डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो वो फिर मिनिस्टर के पोस्ट के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी मिनिस्टर हैं वो ऑफिस कैसे होल्ड करते हैं? तो प्लेजर ऑफ गवर्नर पे होल्ड करते हैं। ठीक है? मतलब गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ये बने रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी हटा दिया जाता है। जनरली सीएम जब एडवाइस करते हैं तो हटाते हैं गवर्नर। क्लियर है? देखिए, मिनिस्ट्रीज कैसी हैं? तो 3 टाइप की मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है, इसमें आप जानते हैं कि सिंग टुगेदर और स्विम टुगेदर की थ्योरी हमने देखी थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला। मतलब अगर सीएम रिजाइन लगा देते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन मानी जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर जो कैबिनेट का डिसीजन है उसमें सारे मिनिस्टर्स को खड़ा रहना होगा उसके साथ, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में नहीं जा सकते, नहीं तो उनको रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। क्लियर है? या वो खुद ही रिजाइन करके जा सकते हैं अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है तो। मतलब किसी भी हाल में वो कैबिनेट के डिसीजन को नकार नहीं सकते। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की हुई। एक तो एक भी अगर रिजाइन देते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री रिजाइन मानी जा रही है। और दूसरी चीज क्या हुई कि किसी भी सरकार के एजेंडा को ये सीक्रेसी ऑफिस के तहत लीक तो करना अलग बात है, मतलब जो भी सरकार का एजेंडा है उसके साथ खड़े रहेंगे। क्लियर है? तो देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। एक बात और ध्यान रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे स्टेट में 2 चीजें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली में, जैसे मान लो कोई काउंसिल का भी मिनिस्टर है, कोई काउंसिल का मेंबर है, उसको मिनिस्टर बना दिया गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर होगी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बात और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि
वो वोट भी इसी में देंगे। वोटिंग राइट इनकी जिस हाउस के मेंबर है उसी में होगी, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, याद रखिए। ऑल कैबिनेट डिसीजन बाइंड एवरी मिनिस्टर, क्लियर है, जो भी कैबिनेट का डिसीजन है वो हर मिनिस्टर के लिए बाइंडिंग है, रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल व्यूज, क्लियर है, इसमें कोई पर्सनल व्यू की बात नहीं की जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज रिक्वायर्ड द एंटायर मिनिस्ट्री टू रिजाइन। अब एक बात ध्यान रखना है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में सभी मिनिस्ट्री को रिजाइन करने का रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मिनिस्ट्री के लोगों को बोला जाएगा कि करके कि आप रिजाइन दीजिए। सीएम ने अगर रिजाइन दे दिया तो माना जाएगा कि पूरी मिनिस्ट्री रिजाइंड है। तो आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या एक एक मिनिस्टर को बोला जाता है रिजाइन करने के लिए? नहीं, सीएम का रिजिग्नेशन बताता है कि सभी ने रिजाइन दे दिया। तो सिर्फ सीएम ने अगर रिजाइन दे दिया है तो मान लीजिए कि सरकार गिर गई है, क्लियर है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मिनिस्टर सर्व एट द गवर्नर्स प्लेजर, क्लियर है, ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं, बट आर रिमूव्ड ओनली ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइस इन प्रैक्टिस, क्लियर है। मतलब इन जनरल टर्म में अगर पूछा जाए तो प्लेजर ऑफ गवर्नर पे ये काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ गवर्नर को इनको गवर्नर तभी हटा सकते हैं जब सीएम इनको एडवाइस करें। इन जनरल प्रैक्टिस में ये है कि मतलब जब गवर्नर को किसी से मतलब सीएम को किसी को हटवाना होगा तो वो गवर्नर को रिक्वेस्ट कर देंगे कि गवर्नर साहब ये आदमी तेज चल रही है हटा दो, मतलब तेज चल रहा है हटा दो, या मतलब अब तेज चलने का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, या जिस काम के लिए उनको सीएम ने अपॉइंट किया था वो काम सेटिस्फैक्टरी फॉर्म में ये नहीं कर रहे हैं तो फिर भी हटाया जा सकता है, ठीक है। दिस इंश्योर डिसिप्लिन एंड कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, क्लियर है। नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनलाइक ब्रिटेन मिनिस्टर्स हैव नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनके काम के लिए उनको किसी भी कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा या कोर्ट में उन पे चार्ज नहीं चलाया जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। गवर्नर्स ऑर्डर नीड नॉट बी काउंटरसाइन एंड कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू मिनिस्ट्रियल एडवाइस गिवन टू द गवर्नर, क्लियर है। और मिनिस्ट्रियल एडवाइस कोई भी है तो उसको गवर्नर को जो भी इन्हें एडवाइस दिया है उसके लिए कहीं भी कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या है, कंपोजिशन एंड हायरार्की ऑफ मिनिस्ट्री क्या है। तो एक बात समझिए कि एक सेल है ऐसा समझ लो, या एक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पढ़ते थे ना, वैसा है ये कुछ। तो सबसे इसके न्यूक्लियस में कौन है, सबसे कोर में क्या है, तो कैबिनेट है। मतलब कैबिनेट क्या है, मेन डिसीजन मेकिंग के फॉर्म में काम करेगा। हेड मेजर डिपार्टमेंट्स सेट डायरेक्शन, ठीक है, सेट पॉलिसी डायरेक्शन, क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड गोला, मतलब इसके ऊपर, मतलब सबसे सेंटर में कौन है, कैबिनेट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कैबिनेट है, ऐसा आप मत समझना कि बाहर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, हैंडल इंडिपेंडेंट चार्ज और असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। इनका काम क्या है कि ये किसको करेंगे, इंडिपेंडेंट, इनको जो जो चार्ज दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो काम करते रहेंगे, या फिर कैबिनेट के असिस्टेंट्स के लिए हैं। इसके बाद सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, सपोर्ट कैबिनेट मिनिस्ट्रियल एंड मैनेज टास्क, क्लियर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये सपोर्ट करेंगे और उनके टास्क को मैनेज करेंगे। दूसरी चीज एक बात और याद रखना कि स्टेट में मिनिस्ट्री की बात नहीं, मिनिस्टर्स होंगे लेकिन मिनिस्ट्रीज की बात नहीं की गई है, डिपार्टमेंट की बात की है। मिनिस्ट्रीज कहां होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या स्टेट की अपनी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो नहीं, स्टेट के डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्रीज सेंट्रल लेवल पे होती है। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई साइज, रैंक, दीज आर डिटरमाइंड बाय द चीफ मिनिस्टर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, क्लियर है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में साइज क्या होगा कैबिनेट का, डेप्यूटी मिनिस्टर्स का या किसी का भी, ये नहीं बताया गया है। ये पूरा किस पे छोड़ा गया है, सीएम के मन पे छोड़ा गया है कि सीएम को जो जैसा जरूरत लगेगा एज पर हिज और हर नीड, क्लियर है। देखिए द चीफ मिनिस्टर क्या है, द सुप्रीम ऑथोरिटी इन स्टेट गवर्नेंस। आप जानते हैं देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर सुप्रीम ऑथोरिटी हुए कि नहीं, while not constitutional and a deputy chief minister may be appointed for political reasons। मतलब कहीं भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसा पोस्ट की बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर लगता है कि कोई पॉलिटिकल रीजन है, दो लोग कद्दावर हैं बराबर, तो एक को पोस्ट देना ही पड़ेगा, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का दिया जा सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिस में नहीं है तो आप याद ना भी करें तो चलेगा। द सीएम डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्लियर है। जो भी कामकाज होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो कौन डिटरमाइन करता है, तो सीएम करते हैं। ये इतने
प्राइम मिनिस्टर वगैरह पढ़ के तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब कैसे चलता है हमारा पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट के काम चलते हैं, ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा न्यूज भी देखोगे तो बेसिक आइडिया आपको मिलता रहेगा। बिजनेस कंडक्ट एंड सीएम्स ड्यूटी, ध्यान रखना आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर मैच द कॉलम आएगा एग्जाम में और आपको बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ दे कि आर्टिकल 166 क्या है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या बताता है कि जो भी बिजनेस होगा वो किसके नाम पे होगा, गवर्नर के नाम पे होगा। इसका मेन पावर कौन यूज करेगा, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर करेंगे, लेकिन नाम किसका लगेगा हमेशा, नॉमिनल हेड और रियल हेड वाली कहानी। तो नॉमिनल हेड कौन है, गवर्नर है। तो देखिए ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन इन गवर्नर्स नेम, क्लियर है। ऑर्डर ऑथेंटिकेटेड पर गवर्नर्स रूल, क्लियर है। वैलिडिटी कैन नॉट बी क्वेश्चनड ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स, क्लियर है। वैलिडिटी को कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। गवर्नर मेक रूल्स फॉर बिजनेस एलोकेशन, क्लियर है। गवर्नर जो है वो रूल सेट करेंगे किसके लिए, बिजनेस एलोकेशन के लिए, कि बिजनेस कैसे चलेगा। मतलब बिजनेस मतलब व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं हम, पार्लियामेंट के बिजनेस की बात कर रहे हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर्स ड्यूटी, कुल मिलाकर के देखिए चीफ मिनिस्टर किस लिए हैं, टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। मतलब जैसे मान लो कि कैबिनेट या मिनिस्टर्स के जो भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी डिसीजन है, जो भी बातचीत यहाँ पे चल रही है, उसको इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा गवर्नर तक, तो वो पहुंचाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। या गवर्नर को अगर लगता है कि सरकार के कुछ चीजों को जानना है या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को गवर्नर तक पहुंचाना, मतलब गवर्नर को इंफॉर्मेशन फर्निश करना, वो ड्यूटी किसकी है, सीएम की है, क्लियर है। चलिए रीड कर लेते हैं। कम्युनिकेट काउंसिल डिसीजंस टू गवर्नर, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेशन, क्लियर है। किसको इंफॉर्मेशन, किसको देंगे, गवर्नर को। सबमिट मैटर्स टू काउंसिल इफ गवर्नर्स रिक्वायर्ड, क्लियर है, ये याद रखो। देखो राइट्स, ओथ्स एंड रेम्युनरेशन, आर्टिकल 177 फिर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मिनिस्टर्स राइट, मिनिस्ट्रियल राइट क्या है, एवरी मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट in proceedings of state legislature, its committees, clear है। However, minister can vote only in the house of which they are members, clear है। ये ऐसा है कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस में, अगर कोई मतलब लेजिस्लेचर के मीटिंग चल रही है कहीं भी, तो वहां पे जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट इनकी कहां होगी, तो वो वोटिंग राइट इनकी सिर्फ कहां होगी, तो जिस हाउस के मेंबर हैं वहीं पे वोट करेंगे, क्लियर है, ये याद रखना। अपॉइंटमेंट टाइमलाइन क्या है, मिनिस्टर्स आर यूजुअली अपॉइंटेड फ्रॉम सिटिंग लेजिस्लेचर, क्लियर है। मतलब जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट कहां से किए जाते हैं, तो कोई मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। अगर मेंबर नहीं है और सीएम ने रिकमेंड कर दिया तो 6 महीने के अंदर, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इनको मेंबरशिप लानी पड़ेगी, अदरवाइज इनकी कुर्सी गई। तो देखिए, अ नॉन मेंबर कैन बी अपॉइंटेड but must secure election to the legislature within 6 month और vacate ऑफिस, क्लियर है। अगर 6 महीने के अंदर अगर नहीं लाते तो उनको अपनी ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ओथ ऑफ ऑफिस, अब देखिए ओथ कौन दिलाता है इनको, मतलब शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ इनको दिलवाते हैं गवर्नर। देखिए द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ विच इंक्लूड, क्या क्या है, तो ये सारी चीजें याद रखो। फेथ, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अपहोल्ड इंडिया सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते हैं, भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे। अपनी ड्यूटी, परफॉर्मिंग ड्यूटी विदाउट फियर एंड फेवर, किसी के बिना पक्षपात किए, बिना डरे, बिना इलविल प्रैक्टिस के ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। साथ में ये भी याद रखना कि ये ओथ दूसरा किसका लेते हैं, ऑफिस एंड सीक्रेसी का, मतलब सरकार के एजेंडा या इनके जो कैबिनेट की बातें चल रही हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बातें हैं वो कहीं भी जाकर के नहीं बोल देंगे, क्लियर है, मतलब उसको लीक नहीं करेंगे, क्लियर है। तो यहां पर हमारा छूटा हुआ है, ऑफिस एंड सीक्रेसी छूट गया है, आप याद रख लेंगे, यहां पर ऐड कर लेना जब भी आप नोट्स बनाओ तो, कि ऑफिस एंड सीक्रेसी छूटा हुआ है। पद की गोपनीयता, पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं इन सबके साथ साथ, ठीक है। और पद और गोपनीयता ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कंपनसेशन क्या है, सैलरीज अलाउंस आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी जो भी सैलरी और अलाउंसेस है वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि स्टेट से इनको पैसे मिलते हैं, क्लियर है। दूसरी बात,
इसके अलावा संपुटरी अलाउंसेस मिलेंगे इनको, मतलब एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे। किस लिए? इनके हेल्थ के लिए, ट्रेवल के लिए, ठीक है, टेलीफोन बिल हो गया, और भी खर्चे हो गए, मतलब अलग अलग रैंक के हिसाब से मिलेगा। देखिए, इंक्लूडिंग एकोमोडेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, क्लियर है? संपुटरी अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। द कैबिनेट न्यूक्लियस ऑफ पावर, अब हम पहले ही पढ़ लिए कि कैबिनेट जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है। कैबिनेट जो है वो मेन डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है, ये रट्टा मार लो, याद रख लो, सारा पावर कैबिनेट के द्वारा ही एंजॉय किया जाता है। देखिए, द कैबिनेट कंसिस्ट ओनली ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड सर्व एज द कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नेंस, क्लियर है? ये स्टेट गवर्नमेंट की कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब इनके डिसीजन सर्वमान्य है और सबसे बड़ी डिसीजन लेने वाली, ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। ये मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों याद रख लेना। अगर ऐसा नहीं हो तो इसको 1 2 3 4 अगर ऐसा बना पाओ पॉइंट तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव बॉडी मेकिंग ऑल मेजर पॉलिसीज, क्लियर है? या पॉलिसी डिसीजन, जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो सब किसके द्वारा लिए जाते हैं? कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, याद रख लेना। कोऑर्डिनेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, क्लियर है? सारे डिपार्टमेंट के बीच में स्मूथ वर्क चलता रहे, वो कोऑर्डिनेट करके उनसे बात करते रहेंगे, उनसे बातचीत चलती रहेगी इनकी, और जो हमारे लेजिस्लेचर है उसका काम बहुत स्मूथली परफॉर्म होता रहेगा, ठीक है। एडवाइजर टू द गवर्नर, गवर्नर मेन एडवाइस किससे लेते हैं? प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑन स्टेट मैटर्स, क्लियर है, इनसे लेते हैं। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटर, बट ऑब्वियस है, सेफ्स पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव एजेंडा, जो भी लेजिस्लेटिव एजेंडा होते हैं, मतलब सरकार के जो भी एजेंडा होते हैं और जो भी पॉलिसीज होती हैं वो किसके द्वारा मेनली बनाई जाती हैं? तो वो कैबिनेट के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, क्राइसिस मैनेजर, जब भी बाढ़, भूकंप, आपदा कुछ भी राज्य में आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो आप देखते हैं, आप हमेशा न्यूज में आता है कि कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग हो रही है इस चीज से निपटने के लिए। तो ये क्या है? हैंडल्स इमरजेंसीज एंड क्रिटिकल सिचुएशंस, क्लियर है? अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी, कंट्रोल की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट, क्लियर है? जो भी डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट होते हैं वो कौन देखता है? तो कैबिनेट देखता है, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ही होते हैं। देखिए, हमने कुल मिलाकर के आर्टिकल्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, पर फिर भी एक ओवरव्यू समरी हमने डाल रखा है कि कहीं आपको कंफ्यूजन हो, लास्ट में आपको नोट्स में ये मेंशन करना हो। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है अभी के चैप्टर्स में, जहां नहीं होता है मैं बोल देता हूं, और आर्टिकल धीरे धीरे करके याद करते रहना, ठीक है। देखिए, की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, हमने पहले ही पढ़ा था, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आर्टिकल 164 क्या बताता है? प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, स्ट्रेंथ एंड टेन्योर ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल 166, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट, किसके नाम पे? गवर्नर के नाम पे, तो ये भी याद रखो, ठीक है। क्या बार बार आ रहा है? अच्छा, नेट बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 167, ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड द गवर्नर, क्लियर है? जो भी ड्यूटी होगा चीफ मिनिस्टर का वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन देना, उनसे जो भी वो इंफॉर्मेशन मांगे वो पहुंचाना। आर्टिकल 177, राइट ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अब अगला क्या है? कैबिनेट कमेटी। अब देखिए, कैबिनेट कमेटी किस लिए बनाई जाती है? कैबिनेट को असिस्ट करने के लिए, कैबिनेट के काम को देखने के लिए। और इनका काम क्या होता है? तो दो तरह का, हमने स्टेट वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखा था, कैबिनेट कमेटीज बनाई जाएंगी, और ये दो तरीके की होंगी। एडहॉक कमेटी जो टेम्पररी बेसिस पे बनाई जाती है, और स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट नेचर की होती है, क्लियर है? एडहॉक कमेटी मतलब टारगेटेड बेस के लिए बनाया गया कि ये काम कीजिए और ठीक है, इसके बाद आपका काम फ्री। स्टैंडिंग कमेटी का परमानेंट काम होता है कि आप ये देखते रहिए, ये देखते रहिए। तो दो तरह की होंगी, देखो, बोथ स्टैंडिंग एंड एडहॉक एग्जामिन, इशू इन डिटेल एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स अंडर द चीफ मिनिस्टर्स डायरेक्शन, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर, क्लियर है? इसमें स्पेशल इन्वाइटीज भी बुलाए जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी चीज का मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं किसी स्पेशल इन्वाइटीज को बुला लूंगा, तो क्या होगा? चीजें स्मूथ हो जाएंगी। तो ये है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको पार्लियामेंट का अगर अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, लेंदी नहीं बनाया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा जबरदस्ती का कहानी सुना करके। तो शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे में आपके मैक्सिमम काम हो जाएंगे। एमसीक्यू लगा लेना, मजा आ जाएगा। जो इधर छोटा हो वो एमसीक्यू में अपने नोट्स में कोने में कहीं लिख लेना, 100% पे पहुंच जाओगे, बढ़िया मार्क्स ले आओगे। बाय बाय, ठीक है, चलिए।